माई लाइफ एंड वर्क, हेनरी फोर्ड और सैमुअल क्रॉथर। अध्याय 1, बिजनेस की शुरुआत। 31 मई 1921 को फोर्ड मोटर कंपनी ने कार नंबर 50 लाख का निर्माण किया। यह मेरे संग्रहालय में गैसोलीन बग्गी के साथ है, जिस पर मैंने 30 साल पहले काम करना शुरू किया था और जो पहली बार 1893 के बसंत में संतोषजनक रूप से चली थी। मैं इसे चला रहा था जब बैम्बोलिक्स डियर बार्न आए, और वे हमेशा 2 अप्रैल को आते हैं। दोनों वाहनों की उपस्थिति में दुनिया भर का अंतर है और निर्माण और सामग्रियों में भी लगभग उतना ही अंतर है, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि पुरानी बग्गी में कुछ झुर्रियां हैं जिन्हें हमने अभी तक अपनी आधुनिक कार में नहीं अपनाया है। उस पहली कार या बग्गी के लिए भले ही उसमें केवल 2 सिलेंडर थे, वह 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती थी और छोटे रैक में 3 गैलन गैस पर 8 मील चलती थी, और आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी उस दिन थी जब इसे बनाया गया था। निर्माण के तरीकों और सामग्रियों में विकास बुनियादी डिजाइन में विकास से अधिक रहा है। पूरे डिजाइन को परिष्कृत किया गया है। वर्तमान फोर्ड कार जो टी मॉडल है, उसमें 4 सिलेंडर और एक सेल्फ स्टार्टर है। यह हर तरह से अधिक सुविधाजनक और सवारी करने में आसान कार है। यह पहली कार से सरल है, लेकिन इसमें लगभग हर बिंदु पहली कार में भी पाया जा सकता है। परिवर्तन निर्माण के दौरान अनुभव के माध्यम से लाए गए हैं और मूल सिद्धांत में किसी भी बदलाव के माध्यम से नहीं, जिसे मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य मानता हूं, जो दर्शाता है कि शुरू करने के लिए एक अच्छा विचार होने पर नए विचार की तलाश करने की तुलना में इसे पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। एक समय में एक विचार उतना ही है जितना कोई भी संभाल सकता है। खेत पर जीवन ने ही मुझे बेहतर परिवहन के तरीके और साधन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मेरा जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के डियर बार्न में एक खेत में हुआ था, और मेरी सबसे पहली याद यह है कि परिणामों को देखते हुए उस जगह पर बहुत अधिक काम था। खेती के बारे में मैं अभी भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। एक किंवदंती है कि मेरे माता पिता बहुत करीब थे और शुरुआती दिन कठिन थे। निश्चित रूप से वे बीमार नहीं थे, लेकिन वे गरीब भी नहीं थे। मिशिगन के किसानों के रूप में हम समृद्ध थे। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह अभी भी खड़ा है, और यह और खेत मेरी वर्तमान संपत्ति का हिस्सा है। हमारे अपने और उस समय के सभी अन्य खेतों में बहुत ज्यादा हाथ से काम करना पड़ता था। जब मैं बहुत छोटा था तब भी मुझे संदेह था कि बहुत कुछ किसी तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यही बात मुझे मैकेनिक्स की ओर ले गई। हालांकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं एक मैकेनिक के रूप में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास औजारों के लिए धातु के छोटे मोटे औजारों के साथ एक तरह की कार्यशाला थी। इससे पहले कि मेरे पास कुछ और होता, उन दिनों हमारे पास आजकल जैसे खिलौने नहीं थे। हमारे पास जो कुछ था वह घर पर बनाया हुआ था। मेरे खिलौने सभी औजार थे, वे अब भी हैं, और मशीनरी का हर टुकड़ा एक खजाना था। उन शुरुआती सालों की सबसे बड़ी घटना डेट्रॉयट से लगभग 8 मील दूर एक सड़क इंजन से मिलना था। जब हम एक दिन शहर जा रहे थे, मैं तब 12 साल का था। दूसरी सबसे बड़ी घटना एक घड़ी मिलना थी जो उसी साल हुई थी। मुझे वह इंजन ऐसे याद है जैसे मैंने उसे कल ही देखा हो, क्योंकि यह घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी के अलावा पहला वाहन था जिसे मैंने कभी देखा था। यह मुख्य रूप से थ्रेशिंग मशीन और आराम मिलों को चलाने के लिए बनाया गया था, और यह बस एक पोर्टेबल इंजन और बाइलर था जो पहियों पर लगा होता था, और पीछे पानी की टंकी और कोयले की गाड़ी होती थी। मैंने घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले ऐसे बहुत से इंजन देखे थे, लेकिन इस इंजन में एक चेन थी जो इंजन और वैगन जैसे फ्रेम के पिछले पहियों के बीच कनेक्शन बनाती थी, जिस पर बाइलर लगा होता था। इंजन को बाइलर के ऊपर रखा गया था, और बाइलर के पीछे प्लेटफार्म पर खड़ा एक आदमी कोयला खोदता था, थ्रोटल को संभालता था और स्टीयरिंग करता था। इसे बैटल क्रीक के निकोल्स, शेफर्ड एंड कंपनी ने बनाया था। मुझे यह तुरंत पता चल गया। इंजन ने हमें हमारे घोड़ों के साथ आगे जाने देने के लिए रोक दिया था, और मैं गाड़ी से उतरकर इंजीनियर से बात कर रहा था। इससे पहले कि मेरे पिता
जो गाड़ी चला रहे थे उनको पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इंजीनियर मुझे पूरी बात समझाकर बहुत खुश हुआ। उसे इस पर गर्व था। उसने मुझे दिखाया कि कैसे चेन को प्रोपेलिंग व्हील से अलग किया जाता है और दूसरी मशीनरी को चलाने के लिए बेल्ट लगाई जाती है। उसने मुझे बताया कि इंजन 1 मिनट में 200 चक्कर लगाता है और चेन पिनियन को शिफ्ट किया जा सकता है ताकि इंजन के चलते समय भी वैगन रुक जाए। यह आखिरी विशेषता है जो अलग तरीके से आधुनिक ऑटोमोबाइल में शामिल है। यह भाप इंजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, जिसे आसानी से रोका और चालू किया जा सकता है, लेकिन यह गैसोलीन इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। यह वह इंजन था जो मुझे ऑटोमोटिव परिवहन में ले गया। मैंने इसके मॉडल बनाने की कोशिश की और कुछ साल बाद मैंने एक बनाया जो बहुत अच्छी तरह से चलता था। लेकिन जब से मैंने 12 साल के लड़के के रूप में उस सड़क इंजन को देखा, तब से लेकर आज तक मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी एक ऐसी मशीन बनाने में रही है जो सड़क पर चल सके। शहर जाते समय मेरी जेब हमेशा छोटी छोटी चीजों से भरी रहती थी, नट, वाशर और मशीनों के छोटे मोटे सामान। अक्सर मैं एक टूटी हुई घड़ी लेता और उसे जोड़ने की कोशिश करता। जब मैं 13 साल का था तो मैंने पहली बार घड़ी को इस तरह जोड़ा कि वह समय बताती रहे। जब मैं 15 साल का हुआ तो मैं घड़ी की मरम्मत के बारे में लगभग सब कुछ कर सकता था। हालांकि मेरे औजार बहुत ही घटिया किस्म के थे। चीजों के साथ छेड़छाड़ करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। किताबों से यह सीखना संभव नहीं है कि सब कुछ कैसे बनता है, और एक असली मैकेनिक को यह जानना चाहिए कि लगभग हर चीज कैसे बनती है। एक मैकेनिक के लिए मशीनें वैसी ही है जैसी किताबें एक लेखक के लिए होती है। वह उनसे विचार प्राप्त करता है और अगर उसके पास थोड़ा भी दिमाग है तो वह उन विचारों को लागू करेगा। शुरू से ही मैं खेती के काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाया। मैं मशीनरी से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहता था। मेरे पिता मैकेनिक के प्रति मेरे झुकाव से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि मुझे किसान बनना चाहिए। जब मैंने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा और ड्राइडॉक इंजन वर्क की मशीन शॉप में प्रशिक्षु बन गया, मैंने बिना किसी परेशानी के अपनी अप्रेंटिस पूरी की। यानी मैं अपने 3 साल के कार्यकाल के खत्म होने से बहुत पहले ही मशीनिस्ट बनने के लिए योग्य हो गया था। बढ़िया काम और घड़ियों के प्रति मेरा झुकाव होने के कारण मैं एक ज्वेलरी शॉप में रात में मरम्मत का काम करता था। उन शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि मेरे पास पूरी 300 घड़ियां रही होंगी। मैंने सोचा कि मैं 30 सेंट में एक अच्छी घड़ी बना सकता हूं और लगभग कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि घड़ियां सार्वभौमिक जरूरत नहीं है और इसलिए लोग आमतौर पर उन्हें नहीं खरीदते। मैं उस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा यह मैं नहीं बता सकता। मुझे साधारण आभूषण और घड़ी बनाने का काम पसंद नहीं था, सिवाय इसके कि जहां काम करना कठिन हो। फिर भी मैं कुछ मात्रा में बनाना चाहता था। यह ठीक उस समय की बात है जब मानक रेल रोड समय की व्यवस्था की जा रही थी। हम पहले सूर्य के समय पर थे और काफी समय तक ठीक वैसे ही जैसे हमारे वर्तमान डेलाइट सेविंग दिनों में। रेल रोड का समय स्थानीय समय से अलग था। यह मुझे बहुत परेशान करता था और इसलिए मैं एक ऐसी घड़ी बनाने में सफल रहा जो दोनों समय बताती थी, जिसमें 2 डायल थे, और यह आसपास के लोगों के लिए काफी कौतूहल का विषय था। 1879 में यानी निकोल्स शेपर्ड मशीन को पहली बार देखने के लगभग 4 साल बाद मुझे एक मशीन चलाने का मौका मिला, और जब मेरी अप्रेंटिस समाप्त हो गई तो मैंने सेनेक्टेडी के वेयर हाउसिंग कंपनी के एक स्थानीय प्रतिनिधि के साथ उनके सड़क इंजनों की स्थापना और मरम्मत में एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उन्होंने जो इंजन बनाया वह निकोल्स शेपर्ड इंजन जैसा ही था, सिवाय इसके कि इंजन आगे की तरफ था, बाइलर पीछे की तरफ था और पिछले पहियों को बेल्ट द्वारा बिजली दी जाती थी। वे सड़क पर 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते थे। भले ही स्वचालित विशेषतः निर्माण का केवल एक हिस्सा थी। उन्हें कभी कभी भारी भार खींचने के लिए ट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और अगर मालिक थ्रेशिंग मशीन के व्यवसाय में भी होता था तो वह खेत से खेत तक ले जाने के लिए अपनी थ्रेशिंग मशीन और अन्य सामान को इंजन से जोड़ देता था। मुझे जो बात परेशान करती थी वह थी वजन और लागत। इसका वजन कई टन था
और ये बहुत महंगे थे। इन्हें सिर्फ एक किसान के पास होना चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो। उन्हें ज्यादातर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था जो थ्रेशिंग का व्यवसाय करते थे या जिनके पास आरा मशीनें या कोई और लाइन होती थी जिसके लिए पोर्टेबल बिजली की जरूरत होती थी। उस समय से पहले भी मेरे मन में एक हल्की भाप से चलने वाली गाड़ी बनाने का विचार आया था जो घोड़ों की जगह ले सके, खासतौर पर हल चलाने के अत्यधिक कठिन काम को संभालने के लिए ट्रैक्टर के रूप में। मुझे कुछ हद तक याद है कि मेरे मन में आया कि ठीक यही विचार सड़क पर चलने वाली गाड़ी या वैगन पर भी लागू हो सकता है। घोड़े रहित गाड़ी एक आम विचार था। लोग कई सालों से घोड़ों के बिना गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। वास्तव में जब से भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, लेकिन पहले गाड़ी का विचार मुझे उतना व्यवहारिक नहीं लगा जितना कि कठिन कृषि कार्य करने के लिए इंजन का विचार। और खेत पर होने वाले सभी कामों में हल चलाना सबसे कठिन था। हमारी सड़कें खराब थी और हमें इधर उधर घूमने की आदत नहीं थी। खेत पर ऑटोमोबाइल की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि इसने किसान के जीवन को व्यापक बना दिया है। हम सब यह मानकर चलते थे कि जब तक कोई जरूरी काम न हो हम शहर नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि हम शायद ही कभी सप्ताह में एक बार से अधिक यात्रा करते थे। खराब मौसम में हम इतनी बार भी नहीं जाते थे। एक पूर्ण मशीनिस्ट होने के नाते और खेत पर एक बहुत ही बढ़िया कार्यशाला होने के कारण मेरे लिए भाप से चलने वाली गाड़ी या ट्रैक्टर बनाना मुश्किल नहीं था। इसे बनाते समय मेरे मन में यह विचार आया कि शायद इसे सड़क पर इस्तेमाल के लिए बनाया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन था कि घोड़ों की देखभाल और उन्हें खिलाने पिलाने के खर्च को देखते हुए वे अपनी जीविका नहीं कमा सकते। जाहिर सी बात थी कि भाप से चलने वाले ऐसे इंजन को डिजाइन और बनाना था जो एक साधारण गाड़ी को चलाने या हल खींचने के लिए पर्याप्त हल्का हो। मुझे लगा कि पहले ट्रैक्टर विकसित करना ज्यादा जरूरी है। खेत के काम को मांस मज्जा से हटाकर स्टील और मोटरों पर डालना मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है। हालात ने ही मुझे सबसे पहले सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के निर्माण में धकेला। मैंने पाया कि लोगों की दिलचस्पी सड़क पर चलने वाली किसी चीज में ज्यादा थी, बजाय इसके कि वे खेतों पर काम करें। वास्तव में मुझे संदेह है कि अगर किसान की नजर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल से नहीं खुली होती तो खेत पर हल्का ट्रैक्टर नहीं आ पाता। लेकिन यह कहानी से आगे की बात है। मुझे लगा कि किसान ट्रैक्टर में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। मैंने एक भाप से चलने वाली कार बनाई। इसमें कैरोसिन से गर्म किया जाने वाला बॉयलर था और इसने बहुत शक्ति और बढ़िया कंट्रोल डेवलप किया, जो भाप के थ्रोटल के साथ बहुत आसान है। लेकिन बॉयलर खतरनाक था। बहुत बड़े और भारी पावर प्लांट के बिना आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिए इंजन को उच्च दबाव में काम करना पड़ता था। उच्च दबाव वाले भाप बॉयलर पर बैठना बिल्कुल भी सुखद नहीं था। इसे उचित रूप से सुरक्षित बनाने के लिए भी अतिरिक्त वजन की आवश्यकता होती थी, जो उच्च दबाव की अर्थव्यवस्था को शून्य कर देता था। 2 साल तक मैं विभिन्न प्रकार के बॉयलरों के साथ प्रयोग कर रहा था। इंजन और कंट्रोल की समस्याएं काफी सरल थी, और फिर मैंने निश्चित रूप से भाप से सड़क वाहन चलाने के पूरे विचार को त्याग दिया। मुझे पता था कि इंग्लैंड में उनके पास सड़कों पर चलने वाले लोकोमोटिव थे जो बॉयलरों की लाइनें खींचते थे, और साथ ही एक बड़े खेत पर उपयोग के लिए एक बड़ा भाप ट्रैक्टर डिजाइन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन तब हमारी सड़कें अंग्रेजी नहीं थी। वे सबसे मजबूत और भारी सड़क ट्रैक्टर को रोक देते या टुकड़े टुकड़े कर देते। और वैसे भी एक बड़े ट्रैक्टर का निर्माण, जिसे केवल कुछ अमीर किसान ही खरीद सकते थे, मुझे सार्थक नहीं लगा। लेकिन मैंने घोड़े रहित गाड़ी का विचार नहीं छोड़ा। वेयरहाउसिंग प्रतिनिधि के साथ काम करने से मेरी यह राय और पुख्ता हुई कि भाप हल्के वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं उस कंपनी में सिर्फ 1 साल ही रहा। बड़े भाप के ट्रैक्टर और इंजन मुझे और कुछ नहीं सिखा सकते थे, और मैं ऐसी किसी चीज पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था जो कहीं नहीं ले जाएंगी। कुछ साल पहले जब मैं अप्रेंटिस था, मैंने वर्ल्ड ऑफ साइंस नामक अंग्रेजी प्रकाशन में साइलेंट गैस इंजन के बारे में पढ़ा, जो उस समय इंग्लैंड में आ रहा था। मुझे लगता है कि यह ऑटो इंजन था। यह रोशनी देने वाली गैस से चलता था। इसमें एक बड़ा सिलेंडर था, और इस तरह से रुक रुक कर आने वाले पावर इंपल्स के लिए
एक बहुत भारी फ्लाई व्हील की जरूरत थी। जहां तक वजन का सवाल था, यह भाप इंजन द्वारा प्रति पाउंड धातु की शक्ति के बराबर कुछ भी नहीं देता था और रोशनी देने वाली गैस के इस्तेमाल से ऐसा लगता था कि यह सड़क पर इस्तेमाल के लिए भी संभव नहीं है। यह मेरे लिए सिर्फ इसलिए दिलचस्प था क्योंकि सभी मशीनें दिलचस्प थी। मैंने दुकान में मिलने वाली अंग्रेजी और अमेरिकी पत्रिकाओं में इंजन के विकास और सबसे खास तौर पर गैसोलीन के वाष्पीकरण से बनने वाली गैस द्वारा प्रकाश देने वाले गैस ईंधन के संभावित प्रतिस्थापन के संकेतों का अनुसरण किया। गैस इंजन का विचार किसी भी तरह से नया नहीं था, लेकिन यह पहली बार था कि उन्हें बाजार में लाने के लिए वास्तव में गंभीर प्रयास किया गया था। उन्हें उत्साह के बजाय रुचि के साथ प्राप्त किया गया था और मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति याद नहीं है जिसने सोचा हो कि आंतरिक दहन इंजन का कभी भी सीमित उपयोग से अधिक उपयोग हो सकता है। सभी बुद्धिमान लोगों ने निर्णायक रूप से प्रदर्शित किया कि इंजन भाप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह अपने लिए एक करियर बन सकता है। बुद्धिमान लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे इतने बुद्धिमान और व्यवहारिक होते हैं कि वे हमेशा ठीक ठीक जानते हैं कि कोई काम क्यों नहीं किया जा सकता। वे हमेशा सीमाओं को जानते हैं। यही कारण है कि मैं कभी भी पूर्ण विकसित विशेषज्ञ को नियुक्त नहीं करता। अगर कभी मुझे अनुचित तरीकों से विपक्ष को खत्म करना होता तो मैं विपक्ष को विशेषज्ञों से संपन्न कर देता। उनके पास इतनी अच्छी सलाह होती कि मैं सुनिश्चित हो सकता था कि वे बहुत कम काम करेंगे। गैस इंजन में मेरी रुचि थी और मैंने इसकी प्रगति का अनुसरण किया, लेकिन केवल जिज्ञासा से। लगभग 1885 या 86 तक, जब भाप इंजन को गाड़ी के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में त्याग दिया गया, जिसे मैं किसी दिन बनाने का इरादा रखता था, मुझे दूसरे प्रकार की प्रेरक शक्ति की तलाश करनी पड़ी। 1885 में मैंने डेट्रॉइट में ईगल आयरन वर्क्स में एक ऑटो इंजन की मरम्मत की। शहर में कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक अफवाह थी कि मैंने ऐसा किया था, और हालांकि मैं पहले कभी किसी के संपर्क में नहीं था, मैंने काम शुरू किया और उसे पूरा किया। इससे मुझे नए इंजन का सीधे अध्ययन करने का मौका मिला और 1887 में मैंने ऑटो फॉर साइकिल मॉडल पर एक बनाया ताकि यह देख सकूं कि मैं सिद्धांतों को समझता हूं या नहीं। 4 चक्र का अर्थ है कि पिस्टन एक शक्ति आवेग प्राप्त करने के लिए सिलेंडर को 4 बार पार करता है। पहला स्ट्रोक गैस को खींचता है, दूसरा इसे संपीड़ित करता है, तीसरा विस्फोट या पावर स्ट्रोक होता है, जबकि चौथा स्ट्रोक अपशिष्ट गैस को बाहर निकालता है। छोटा मॉडल काफी अच्छा काम करता था। इसमें 1 इंच का बोर और 3 इंच का स्ट्रोक था, जिसे गैसोलीन से चलाया जाता था, और जबकि यह बहुत ज्यादा शक्ति विकसित नहीं कर सकता था, यह व्यावसायिक रूप से पेश किए जा रहे इंजनों की तुलना में अनुपात में थोड़ा हल्का था। मैंने इसे बाद में एक युवा व्यक्ति को दे दिया था, जो इसे किसी न किसी कारण से चाहता था और जिसका नाम मैं भूल गया हूं। इसे अंततः नष्ट कर दिया गया। यह आंतरिक दहन इंजन के साथ काम की शुरुआत थी। मैं उस समय उसी खेत पर था जहां मैं वापस आया था, क्योंकि मैं खेती करना नहीं बल्कि प्रयोग करना चाहता था, और अब एक कुशल मशीनिस्ट होने के नाते मेरे पास पहले के दिनों की खिलौनों की दुकान की जगह एक फर्स्ट क्लास वर्कशॉप थी। मेरे पिता ने मुझे 40 एकड़ लकड़ी की जमीन देने की पेशकश की, बशर्ते मैं मशीनिस्ट बनना छोड़ दूं। मैंने एक अस्थायी रूप से सहमति दे दी, क्योंकि लकड़ी काटने से मुझे शादी करने का मौका मिल गया था। मैंने एक आरा मशीन और एक पोर्टेबल इंजन बनाया और लकड़ी को काटना और चीरना शुरू कर दिया। उस लकड़ी का कुछ हिस्सा मेरे नए खेत में एक झोंपड़ी में चला गया और उसमें हमने अपना विवाहित जीवन शुरू किया। यह कोई बड़ा घर नहीं था, 31 फीट का और सिर्फ 1.5 मंजिल ऊंचा, लेकिन यह एक आरामदायक जगह थी। मैंने इसमें अपनी कार्यशाला भी जोड़ दी, और जब मैं लकड़ी नहीं काट रहा था तो मैं गैस इंजन पर काम कर रहा था, सीख रहा था कि वे क्या थे और कैसे काम करते थे। मैंने जो कुछ भी पाया उसे पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान काम से आया। गैस इंजन एक रहस्यमयी चीज है। यह हमेशा उस तरह से नहीं चलेगा जैसा इसे चलना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन पहले इंजनों ने कैसे काम किया होगा। 1890 में
मैंने डबल सिलेंडर इंजन पर काम शुरू किया। परिवहन उद्देश्यों के लिए सिंगल सिलेंडर पर विचार करना काफी अव्यावहारिक था। फ्लाई व्हील को पूरी तरह से भारी होना था। ऑटो प्रकार के पहले 4 चक्र इंजन को बनाने और डबल सिलेंडर पर शुरू करने के बीच मैंने ट्यूबिंग से कई प्रयोगात्मक इंजन बनाए थे। मैं इस बारे में काफी कुछ जानता था। मुझे लगा कि डबल सिलेंडर को सड़क वाहन पर लगाया जा सकता है और मेरा मूल विचार इसे क्रंकशाफ्ट से सीधे कनेक्शन के साथ साइकिल पर लगाना था और साइकिल के पिछले पहिए को बैलेंस व्हील के रूप में काम करने देना था। गति केवल थ्रोटल द्वारा भिन्न होने वाली थी। मैंने इस योजना को कभी लागू नहीं किया क्योंकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि इंजन, गैसोलीन टैंक और विभिन्न आवश्यक नियंत्रण साइकिल के लिए पूरी तरह से भारी होंगे। 2 विपरीत सिलेंडर की योजना यह थी कि जबकि एक शक्ति प्रदान करेगा, दूसरा थका देने वाला होगा। स्वाभाविक रूप से बिजली के आवेदन को संतुलित करने के लिए इतने भारी फ्लाई व्हील की आवश्यकता नहीं होगी। खेत पर मेरी दुकान में काम शुरू हुआ। फिर मुझे डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक कंपनी में इंजीनियर और मशीनिस्ट के तौर पर $45 प्रति महीने की नौकरी का प्रस्ताव मिला। मैंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि यह मेरे लिए खेत से मिलने वाले पैसे से ज्यादा था और मैंने वैसे भी खेत से दूर जाने का फैसला किया था। लकड़ी का सारा सामान कट चुका था। हमने डेट्रॉइट के बैंगनी एवेन्यू पर एक घर किराए पर लिया। वर्कशॉप बन गई और मैंने इसे घर के पीछे एक ईंट के शेड में स्थापित किया। पहले कई महीनों के दौरान मैं इलेक्ट्रिक लाइट संयंत्र में रात की शिफ्ट में था, जिसमें मुझे प्रयोग करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। लेकिन उसके बाद मैं दिन की शिफ्ट में था और हर शनिवार की रात मैं नई मोटर पर काम करता था। मैं यह नहीं कह सकता कि यह कठिन काम था। कोई भी काम जिसमें दिलचस्पी हो कभी कठिन नहीं लगता। मुझे हमेशा परिणामों का भरोसा रहा है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वे हमेशा आते हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात थी कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा आत्मविश्वासी थी। वह हमेशा से ही ऐसी ही रही है। मुझे शुरू से ही काम करना था, यानी हालांकि मुझे पता था कि बहुत से लोग घोड़े रहित गाड़ियों पर काम कर रहे थे, मैं नहीं जान सकता था कि वे क्या कर रहे थे। सबसे कठिन समस्याएं स्पार्क बनाने और तोड़ने और अतिरिक्त वजन से बचने में थी। ट्रांसमिशन, वीयरिंग गियर, स्टीयरिंग गियर और सामान्य निर्माण के लिए मैं स्टीम ट्रैक्टरों के साथ अपने अनुभव का प्रयोग कर सकता था। 1892 में मैंने अपनी पहली मोटर कार पूरी की, लेकिन अगले साल के बसंत तक यह मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं चल पाई। यह पहली कार कुछ हद तक एक छोटी गाड़ी जैसी दिखती थी। इसमें 2.5 इंच के बोर और 6 इंच के स्ट्रोक वाले 2 सिलेंडर थे, जो एक दूसरे के बगल में और पीछे के एक्सल पर लगे थे। मैंने उन्हें एक स्टीम इंजन के एग्जॉस्ट पाइप से बनाया था, जिसे मैंने खरीदा था। वे लगभग 4 हॉर्स पावर विकसित करते थे। मोटर से काउंट शाफ्ट तक बेल्ट द्वारा और काउंटर शाफ्ट से चेन द्वारा पिछले पहिए तक शक्ति संचारित की जाती थी। कार में 2 लोग बैठ सकते थे। सीट खंभों पर लटकी हुई थी और बॉडी अंडाकार स्प्रिंग पर। बेल्ट को शिफ्ट करने से 2 गति प्राप्त होती थी, एक 10 और दूसरी 20 मील प्रति घंटा, जो ड्राइविंग सीट के सामने क्लच लीवर द्वारा की जाती थी। आगे की ओर फेंकने पर लीवर तेज गति से आ जाता था, पीछे की ओर फेंकने पर कम गति में। लीवर सीधा होने पर इंजन स्वतंत्र रूप से चलता था। कार को स्टार्ट करने के लिए क्लच को मुक्त करके मोटर को हाथ से घुमाना आवश्यक था। कार को रोकने के लिए बस क्लच को छोड़ना था और फुट ब्रेक लगाना था। कोई रिवर्स नहीं था और बेल्ट के अलावा अन्य गति थ्रोटल द्वारा प्राप्त की जाती थी। मैंने गाड़ी के फ्रेम और सीट और स्प्रिंग के लिए लोहे का काम खरीदा। पहिए 28 इंच के वायर साइकिल के पहिए थे, जिसमें रबर के टायर थे। बैलेंस व्हील मैंने अपने द्वारा बनाए गए पैटर्न से बनाया था और सभी अधिक नाजुक तंत्र मैंने खुद बनाए थे। एक विशेषता जो मुझे आवश्यक लगी वह थी एक क्षतिपूर्ति गियर, जो कोनों को मोड़ते समय पीछे के प्रत्येक पहिए पर समान शक्ति लगाने की अनुमति देता था। मशीन का कुल वजन लगभग 500 पाउंड था। सीट के नीचे एक टैंक में 3 गैलन गैसोलीन था, जिसे एक छोटे पाइप और मिक्सिंग वाल्व के माध्यम से मोटर में डाला जाता था। इग्निशन इलेक्ट्रिक स्पार्क द्वारा होता था। मूल मशीन एयर कूल्ड थी, या अधिक सटीक रूप से कहें
तो मोटर बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती थी। मैंने पाया कि 1 घंटे या उससे अधिक चलने पर मोटर गर्म हो जाती थी और इसलिए मैंने बहुत जल्दी सिलेंडर के चारों ओर एक वाटर जैकेट लगाया और सिलेंडर के ऊपर कार के पीछे एक टैंक में इसे पाइप किया। इसमें से लगभग सभी विभिन्न विशेषताओं की योजना पहले से ही बनाई गई थी। मैंने हमेशा इसी तरह काम किया है। मैं एक योजना को बताता हूँ और निर्माण शुरू करने से पहले योजना पर हर विवरण पर काम करता हूँ। अन्यथा काम करते रहने के दौरान बहुत समय बर्बाद हो जाता है और तैयार लेख में सामंजस्य नहीं होगा। यह सही अनुपात में नहीं होगा। कई आविष्कारक असफल हो जाते हैं क्योंकि वे योजना और प्रयोग के बीच अंतर नहीं करते हैं। निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाइयां जो मुझे आई वे उचित सामग्री प्राप्त करने में थी। अगली कठिनाइयां औजारों के साथ थी। डिजाइन के विवरण में कुछ समायोजन और परिवर्तन करने पड़े, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा रोका वह यह थी कि मेरे पास प्रत्येक भाग के लिए सबसे अच्छी सामग्री की खोज करने के लिए न तो समय था और न ही पैसा। लेकिन 1893 के बसंत में मशीन मेरी आंशिक संतुष्टि के साथ चल रही थी और सड़क पर डिजाइन और सामग्री का परीक्षण करने का अवसर दे रही थी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।